हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड एनसीईआरटी का ये थर्ड चैप्टर है सोशल साइंस का, हिस्ट्री का। हमने लास्ट पॉइंट मुनरो सिस्टम तक कंप्लीट किया था, द मुनरो सिस्टम। नाउ तो फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हमने मुनरो सिस्टम तक कंप्लीट किया था। नाउ हम वी विल स्टार्ट फ्रॉम ऑल वाज नॉट वेल पार्ट 2। आज हम वीडियो पार्ट 2 कंप्लीट कर रहे हैं। सो इन द हाँ, उसके बाद वाला नेक्स्ट पॉइंट है ऑल वाज नॉट वेल। टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम जाते हैं विद अ फ्यू इयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम वर इम्पोज वाज क्लियर दैट ऑल वाज नॉट वेल विद एम। सबको लगा कि उस सिस्टम के थ्रू अभी सारे जो पेजेंट्स और वगैरह जो आर्टिशन ये वगैरह सारे लोग ने ऐसा सोचा कि वो इस तरफ उसमें अच्छे नहीं है। सो ड्रिवन बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज एन इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू ऑफिसर फिक्स टू हाई एंड रेवेन्यू डिमांड्स बिकॉज ऑफ जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे तो वो हाई रेवेन्यू ऑफ डिमांड कर रहे थे। So peasants were unable to pay and riots flooded the countryside and village become the deserted in the many region। तो हाई वैल्यू ऑफ द रेवेन्यू टैक्स पे करने की वजह से जो पीसेंट्स थे दे आर अनेबल टू पे, और वो इस तरह टैक्स जो हाई टैक्सेस पे नहीं कर पाते थे, और इसकी वजह से वहाँ के जो कंट्री साइड जो सारे विलेज थे वो डेजर्टेड हो गए बिकॉज ऑफ लोगों ने प्लांटिंग करना स्टॉप कर दिया। सो ऑप्टिमिस्टिक official and imagined that the new system world would transform the peasant into a rich enterprising farmers, but this did not happen। उनको लगा कि इस सिस्टम के थ्रू फार्मर्स को peasants को बहुत बेनिफिट होगा, वो एनरिच बनेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। क्रॉप्स फॉर यूरोप, उसके बाद वाला नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉप्स फॉर यूरोप। तो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो भी जिस चीज़ की रॉ मटेरियल की डिमांड थी उस क्रॉप्स को यहाँ पे फोर्सफुली ग्रो कराया जाता था, प्लांटिंग करवाया जाता था। द ब्रिटिश ऑल्सो रिलीज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड। बाय the late 18th century the company was trying its best to expand to cultivation of opium and indigo। तो ब्रिटिश कंपनी ने बहुत ट्राई किए कि जो उनकी कंपनी को जो डिमांड उस टाइम पे इंडिगो और ओपियम की डिमांड ज़्यादा थी, इसलिए उसका वो लोग प्लांटिंग करवा रहे थे यहाँ पे हमारे पेजेंट के थ्रू। इन द सेंचुरी एंड हाफ that followed, the British pressurized the forced cultivation in the various part of the India to produce the other crop। यानी हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग क्रॉप्स प्लांटिंग करवाए जाते थे, जैसे कि जूट इन बंगाल, टी इन आसाम, शुगर इन उत्तर प्रदेश एंड व्हीट इन पंजाब एंड कॉटन इन महाराष्ट्र, ऑल्सो राइस इन मद्रास। ऐसे अलग अलग स्टेट के अंदर ये सारे जो प्लांटिंग करवाए जाते थे कंपनी के थ्रू, उन डिपेंड ऑन देयर डिमांड्स हाउ वाज दिस डन, और ये किस तरह हुआ। द ब्रिटिश यूज टू वेराइटी ऑफ द मेथड टू एक्सपांड द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ब्रिटिश ने अलग अलग मेथड अप्लाई किया क्रॉप्स को एक्सपांड प्लांटिंग का एक्सपांड करने के लिए। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द हिस्ट्री। अब देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखते हैं कि उसकी हिस्ट्री क्या थी। डज, उसके बाद वाला नया पॉइंट है डज अ कलर हैव हिस्ट्री, वाई इट्स। आपको मालूम है टेक्स्ट बुक के अंदर आपके 5th और 6th फिगर के अंदर दिया है दोनों इमेज, जो कॉटन प्रिंट की अलग अलग मॉरिस प्रिंट और जो कॉटन प्रिंट जो कलमकारी प्रिंट है उसके बारे में टेक्स्ट बुक में दोनों 5th और 6th इमेज में दिखाया है। इन द 5th इमेज द कलमकारी प्रिंट क्रिएटेड द वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में उस टाइम पे कलमकारी इमेज बहुत फेमस थी, उनका बहुत अच्छा सा आर्ट था। एंड वन द राइट वाली जो फिगर है 6 नंबर की, इट इज़ अ फ्लोरल कॉटन प्रिंटिंग डिज़ाइन, इट प्रोड्यूस्ड बाय द विलियम मॉरिस, इसलिए उसको मॉरिस प्रिंटिंग डिज़ाइन बोलते हैं। फेमस पोएट एंड द आर्टिशन ऑफ द 19th सेंचुरी इन ब्रिटेन। तो उसने यहाँ ये मॉरिस प्रिंट उसकी टाइम से ये फेमस हो गई। तो ये जो फ्लोरल सारी
डिज़ाइंस थी, इट इज़ ये सारे जो प्रिंटिंग थे वगैरह इंडिगो की वजह से ये सारा जो डाइंग और वगैरह किया जाता था। There is one thing common in the two print, both use a rich blue। तो दोनों प्रिंट के अंदर एक चीज़ कॉमन है क्योंकि दोनों रिच ब्लू कलर से थी, कॉमनली कॉल इंडिगो। जो इंडिगो प्रिंटिंग जो थी वो दोनों का जो कॉमन कलर था वो रिच ब्लूज था। सो डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस? द ब्लू दैट यू सी इन दिस प्रिंट वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्लांट आर कॉल्ड इंडिगो। जो प्लांट से ये सारे प्लांट से ये जो ब्लू कलर की जो इंक आती है वो इंडिगो प्लांट के थ्रू हमें मिलता है। सो इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज इन द मोरिस प्रिंट and in the 19th century in Britain was a manufacturer from the indigo plantation planted cultivating in India for India was the biggest supplier of the indigo in the world at that time। तो उस टाइम पे इंडिया जो इंडिगो का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर था इंडिगो का। वाई डिमांड ऑफ द इंडिया इंडिगो इन यूरोप? तो क्यों इंडिगो की डिमांड इंक्रीज हो गई? तो उससे काफ़ी रिलेटेड क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बढ़ गया था। आइए देखिए टेक्स्ट बुक से। द इंडिगो प्लांटेशन ग्रो प्राइमरीली द टॉपिक by the 13th century indigo was being used by cloth manufacturing in Italy, France, Britain to dye cloth। और अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो क्लोथ को डाइंग किया जाता था। तो उस टाइम पे 13th सेंचुरी से थोड़ा थोड़ा था और बट उसके बाद धीरे धीरे वो रैपिड उसका प्रोडक्शन हो गया और उसका यूजेस भी बहुत वास्ट हो गया। बिकॉज ऑफ यूरोप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। However, only a small amount of the indigo reached the European market and its price was very high। यानी उस टाइम पे जो ये आसानी से ग्रो होने वाले इंडिगो प्लांट की उस टाइम पे यूरोप के अंदर बहुत बड़ी डिमांड थी। सो यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर therefore had to depend on the another planted called the wood to make the violet and blue dyes। So being a plant of the temperature zone was more easily available in the Europe। तो यूरोप के अंदर उस रीजन के अंदर वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन था टेम्परेट जोन, तो वहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन भी किया जाता था। सो इट वॉज अ ग्रोन, बट जो लार्ज इतना प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा था उतना कहीं पे नहीं हो रहा था। सो इंडिया में इसका प्लांटिंग ज़्यादा था और इसकी वजह से यहाँ से एक्सपोर्ट भी इंडिगो ज़्यादा होता था। इट वॉज अ ग्रोन इन द नॉर्दर्न इटली एंड साउदर्न फ्रांस एंड द पार्ट ऑफ द जर्मनी एंड ब्रिटेन। Worried by the competition from the indigo was produced in the Europe pressurized their government to ban the import of indigo। Cloth dyers however the preferred the indigo as a dye। Indigo produced a rich blue color and whereas the dye from the woods was pale and dull। By the 17th century the Europe clothes produced and the persuaded their government to relax the ban on the indigo imports। So Caribbean island, the Portuguese in the Brazil, the English in the Jamaica and the Spanish in Venezuela। Also indigo plantation also came in many part of the North America by the end of the 18th century। 18th सेंचुरी के एंड तक अमेरिका के नॉर्थ पार्ट में भी इंडिगो प्लांटेशन होने लगा। ऑल्सो डिमांड फॉर द इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर। और फिर भी उसके बाद इंडिया की जो इंडिगो की जो डिमांड बहुत धीरे धीरे बढ़ गई। उसके बाद ब्रिटेन began to industrialize and the cotton production expand dramatically। ब्रिटेन के अंदर ड्रामेटिकली कॉटन का एक्सपांड हो गया और मैन्युफैक्चरिंग रैपिडली इंक्रीज हो गया। सो क्रिएटिंग एनर्मस अ न्यू डिमांड फॉर द क्लोथ डाइंग। इसके लिए वहाँ पे क्लोथ को डाइंग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो की ज़रूरत थी। सो वाइल द डिमांड ऑफ द इंडिगो इंक्रीज एंड एग्जिस्टिंग सप्लाई फ्रॉम द वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका कॉल्स फॉर द वेराइटी ऑफ द रीजन between 1783 and
1789. The production of the indigo in the world fell by the half cloth dyes in Britain, and now desperately look for a new source of the indigo supply from where could India इंडिगो भी प्रोड्यूस। इसलिए यहाँ पे इंडिगो इंडिया से इंडिगो उस टाइम पे यूरोपियन कंट्री के अंदर सप्लाई किया जाता था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। अब वहाँ पे यूरोपियन कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया और क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे उस क्लोथ को डाइंग करने के लिए इंडिगो की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड थी। सो let's see this point. Faced with the rising the demand for the indigo in the Europe, the company in India look for way to expand the area under the indigo cultivation। और यहाँ पे इसलिए धीरे धीरे इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश कंपनीज थी वहाँ यहाँ पे तो वो लोग इंडिगो प्लांटेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन के लिए वो लोग उन लोगों की डिमांड थी। From the last decade of the 18th century, indigo cultivation in the Bengal expanded rapidly. Bengal indigo came to dominate the world market और पूरे world market के अंदर छा गया। So in 1788, only about 30% of the indigo produced in India, and in by 1810, and rapidly increased. The proportion had it gone up to 95%। यानी इंडिगो की इतनी डिमांड बढ़ गई कि इंडिया में 95% जितना इंडिगो जो यहाँ से एक्सपोर्ट होने लगा। सो एज द इंडिगो ट्रेडिंग ग्रू कमर्शियल एजेंट्स एंड द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी बिगन इन्वेस्टिंग इंडिगो प्रोडक्शन। तो जो यहाँ के जो कमर्शियल एजेंट थे, ऑफिसर्स थे, वो लोग भी अपनी जॉब छोड़ के ये इंडिगो का ट्रेड करने लगे। ऑल्सो जो लोग इस इंडिगो के ट्रेड के लिए बहुत से ज़्यादा लोग इसके लिए ट्रेड करने लगे। ऑल्सो दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन इंडिगो। ऑल्सो वो इंडिगो के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट भी करने लगे। Attracted by the product of the high profit, numerous Scotsmen and the Englishmen came to India and become the planters। यानी ये एक एट्रैक्टिव प्रोडक्ट बन गया इंडिगो, और क्योंकि उसके थ्रू उनको बहुत प्रॉफिट होता था और इतना नंबर ऑफ प्रॉफिट होता था, इसकी वजह से जो स्कॉटिश मैन, इंग्लिश मैन, दे केम बिगेन द प्लांट, यहाँ इंडिया आए और यहाँ इंडिया के साथ वो लोग इंडिगो का ट्रेड करने लगे। Those who had to money to produce indigo could get loan from the company। इस तरह इंडिगो प्लांटेशन के लिए उन जो पेजेंट्स को लोन भी प्रोवाइड किया जाता था। एंड द बैंक वर द कमिंग अप एट द टाइम। और उसके इस तरह यहाँ पे एडवांस में इंडिगो प्लांटेशन के लिए पेजेंट्स और वहाँ के ज़मींदार, लैंडलॉर्ड्स उनको एडवांस में मनी एज अ फॉर्म ऑफ लोन दिया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो प्लांटेशन वो ग्रो कर पाए। उसके बाद हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड, और अब यहाँ पे किस तरह इंडिगो कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ डिमांड थी, और इसकी वजह से यहाँ पे जो उनकी जो ब्रिटिश सिस्टम थी, हाँ, उन्होंने अपने अलग अलग सिस्टम को अप्लाई किया। देखते हैं यहाँ देयर वर 2 मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। एक नीच सिस्टम, सेकेंड इज द रोयोदी सिस्टम। विद इन दिस सिस्टम ऑफ द नीच कल्टीवेशन द प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो इन द लार्ज दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड, कि जिसकी वजह से वो डायरेक्टली उसको कंट्रोल कर सके और इसके प्रोडक्शन को, एंड ही आइदर bought the land or rented it from the other जमींदार and produce indigo। सेकेंड थिंग था कि जमींदार के पास से उनकी लैंड रेंट के ऊपर लेकर उसके ऊपर इंडिगो प्लांटेशन करवाया जाए। सो बाय द डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड द लेबर, और डायरेक्टली एम्प्लॉयर को हायर करके उसके उस लैंड के ऊपर वो इंडिगो प्लांटेशन करवाया जाए। द प्रॉब्लम विथ नीच कल्टीवेशन, अब ये नीच कल्टीवेशन के लिए क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हुए देखते हैं। द प्लांटर्स फाउंड इन द डिफिकल्ट टू एक्सपांड द एरिया अंडर द नीच कल्टीवेशन।
इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड, और जो इंडिगो था वो ओनली फर्टाइल लैंड के ऊपर उसको ग्रो किया जाता था, और आफ्टर देयर वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड ओनली अ स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप एंड कुड बी एक्वायर्ड। यानी कि ऑलरेडी जो ये बिहार बंगाल और उड़ीसा में वहाँ पे इट इज़ ऑल्सो मोस्ट पॉपुलेटेड जो स्टेट था ओनली एंड जो छोटे से एक लैंडस्केप के ऊपर उसको छोटी लैंड के ऊपर उसको एक्वायर करना उनके लिए मुश्किल था। सो प्लांटर्स नीडेड अ लार्ज एरिया इन द कॉम्पैक्ट ब्लॉक टू कल्टिवेट द इंडिगो, इसलिए प्लांटर्स अपने लार्ज पार्ट के ऊपर इंडिगो प्लांटेशन उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक था। सो वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम, एंड दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड एंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्रीज एंड एविक्टेड द पीजन्स फ्रॉम द एरिया। तो वहाँ पे उन्होंने जहाँ जहाँ इंडिगो ग्रो हो रहा था उसी के नियरेस्ट एरिया के अंदर उन्होंने एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी, बट दिस always led to conflict and tension, nor was labor easily to mobilize। एक प्रॉब्लम था क्योंकि वहाँ से easily laborers are not available or mobilized from them, so a large plantation required a vast number of the hand to operate, and labor was needed precisely at the time when the peasants were usually busy with the rice cultivation। यानी उनकी वो लोग ज़्यादा राइस कल्टीवेशन करते थे, और कोई भी जो एक बार इंडिगो प्लांटेशन करने के बाद उस लैंड के ऊपर राइस कल्टीवेशन बहुत मुश्किल था, वो तो पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ जो इंडिगो प्लांटेशन के पूरे रूट्स डीप होते थे और उस लैंड पे फिर राइस प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। Niche cultivation on the large scale so require many plows and bullocks। जो नीच कल्टिवेशन के लिए उनको एक लैंड के ऊपर ज़्यादा प्लॉ और ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट थी। सपोज यहाँ पे देखते हैं कि एक बीघा में 1000 बीघा में प्रोड्यूस करने के लिए 2000 प्लॉज ऑल्सो ऑल एंड डबल ऑफ इतने ब्लॉक भी चाहिए। यानी कि 1 प्लॉ तो 2 ब्लॉक्स होते हैं, तो 2000 प्लॉ की रिक्वायरमेंट थी, और इसलिए 4000 ब्लॉक्स टू प्लोइंग द लैंड। सो इन्वेस्टिंग ऑन द परचेज एंड मेंटेन टू प्लॉ वाज डिफ़िकल्ट फॉर हिम। और ये उनके प्लॉ और जो ब्लॉक के लिए इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए डिफ़िकल्ट था। सो नॉर कुड सप्लाई बी ईजिली गॉट फ्रॉम द पीजन, इसलिए जितनी उनकी डिमांड थी इतना सप्लाई जो इजीली पीजन के थ्रू पॉसिबल नहीं था। सो सिंस अ प्लाउ एंड द बुलॉक वर बिजी ऑन देयर राइस फील्ड, इसकी वजह से जो फार्मर्स थे उनके जो राइस कल्टीवेशन के अंदर जो बुलॉक्स और सारे प्लाउज बिजी होते थे। सो अगेन एग्जैक्टली एट दैट टाइम द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड देम। So till the late 19th century, the planter were therefore the reluctant to expand the area of niche cultivation. Approximately 25% of the land produced the indigo was under this system. और इस सिस्टम के थ्रू 25% लैंड के ऊपर इंडिगो प्रोड्यूस किया जाता था। सो द रेस्ट वाज अंडर द कल्टीवेशन ऑफ राइस, और बाकी का जो रेस्ट ऑफ पार्ट के ऊपर राइस और व्हीट उसका प्रोडक्शन होता था। So this is a रैयतवारी system। अभी इंडिगो on the land of Rayot। Under the Rayotwari system, the planters forced the Rayot to sign the contract and agreement। At that time, the pressurized the village headman to sign the contract, और विलेज के हेडमैन को प्रेशराइज किया जाता था उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए। सो बिहाफ ऑफ द रैयत एंड दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांस फ्रॉम द प्लांटर्स एट द लो रेट ऑफ द इंटरेस्ट। और उस टाइम पे
की वजह से प्लांटिंग करने के लिए उनको एडवांस में जो लो रेट की इंटरेस्ट के ऊपर उनको कैश दिया जाता था, बट द लोन कमिटेड द रयो टू कल्टिवेटेड इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग, यानी कि उनकी जो भी लैंड है उसके 25% के ऊपर इंडिगो प्लांटेशन होना उनके कॉन्ट्रैक्ट में था. So the planters provided to see and the drill while the cultivation prepared the soil, showed the shade and they look after the crops. इस तरह जो ये जो peasants थे और जो planters जो ये इंडिगो प्लांटेशन के लिए वो उसका लुक आफ्टर करते, उसका शोइंग ऑफ सीड्स ऑफ इंडिगो, इस तरह ये सारा उनका केयरफुल होना पड़ता था उसके प्रोडक्शन के लिए. When the crops was delivered, the planters after the harvest and a new loan was given to rayot. और जिस तरह वहाँ पे उस टाइम पे हार्वेस्टिंग किया जाता था उनके लिए एक नया लोन फिर से रीइश्यू किया जाता. एंड दिस साइकिल इज स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन, और अगेन एंड अगेन ये साइकिल कंटिन्यूस होती. So peasants who were initially tempted by the loans and soon realized how harsh the system was and the price and they got for the indigo they produced was a very low and the cycle of loan is never ending. यानी उनको जो भी वेजेस दिया जाता था वो और उनके जो प्रोडक्शन कराया जाता था वो लो वेजेस के ऊपर प्रोडक्शन कराया जाता था और इनकी जो लोन साइकिल थी उसका कभी भी एंड नहीं था. So because of the problems arises then after the planters usually insist that indigo be cultivated on the based soil in which the peasants prefer to cultivate the rice indigo, moreover had a deep root and exhausted the soil. और एक बार इंडिगो का प्रोडक्शन करने के लिए कल्टीवेशन करने के बाद उस लैंड के ऊपर राइस कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता था बिकॉज ऑफ जो इंडिगो प्लांटेशन के लिए उसके जो इंडिगो प्लांट के रूट्स डीप होते थे और वो पूरी लैंड उनकी एग्जॉस्ट खराब हो जाती थी. सो आफ्टर द इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी शोन विद राइस. अभी हमारा ये लास्ट पॉइंट है और इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसको लेकर द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर. और ये इंडिगो प्लांटेशन को लेकर जो सारे पीजेंट्स और जो ज़मींदार थे उनके बीच रिबेलियन हो गया. So in 1859, thousands of rayot in the Bengal refused to grow indigo as the rebellion spread. Rayot refused to pay rent to planters and attacked the indigo factories and arms with the sword and spear, bows and arrows. इसके वजह से उनको जो रेंट पे करने के लिए इस रैयर वाली सिस्टम में उन जो सारे जो प्लांटर्स थे जो बिजनेस थे उन्होंने एक उनके सामने एक रिबेलियन कर दिया और उन्होंने जो ये इंडिगो फैक्ट्रीज थी उसके ऊपर उन्होंने स्वॉर्ड लेकर बोव से अरोज से और स्पीयर भालों से तो उनके ऊपर अटैक कर दिया. वुमन टर्न अप द फाइट विद द पॉट्स पैन एंड किचन. वुमन भी इस फाइट के अंदर जो जुड़ गई. पैन किचन के आइटम ये सारी लेकर वो भी इसके फैक्ट्री के ऊपर सारे लोगों ने इस तरह एक साथ में अटैक कर दिया. Those who were for the planters were socially boycotted and the gomastas agent of the planters who came to collect the rent were beaten. और इस तरह जो गोमास्तास जो कलेक्ट करने के लिए जो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो भी आते थे उनको बहुत बुरी तरह पीटा जाता था. रयोट swore they would no longer take advance to show indigo nor be bullied by the planters lathials. इस तरह जो रैयत वाली सिस्टम के थ्रू वो लोग पीजेंट्स को इस तरह लॉन्ग टाइम अपने अंडर में नहीं रख पाए क्योंकि उनके लिए उनके रिबेलियन हो गया. एंड व्हाई डिड द इंडिगो पीजेंट डिसाइडेड दैट दे वाज नॉट लॉन्गर रिमेन साइलेंट. पीजेंट सारे लॉन्ग टाइम तक साइलेंट नहीं रह सकते थे बिकॉज कि इंडिगो प्लांटेशन की वजह से पूरी लैंड डिग्रेड हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी. सो द पावर एंड क्लियरली द इंडिगो सिस्टम वाज
इंटेंसली ऑपरेसिव। और इस तरह पूरा जो ये इंडिगो सिस्टम था पूरा उनके लिए एक ऑपरेसिव सिस्टम बन गया। बट those who are the oppressed do not always rise up in the rebellion, and they do so only a time in the 1859 the Indigo Riot felt that they had to support of the local zamindars and village headmen, and their rebellion against the planters and many village headmen and who had been forced to sign the Indigo contract and mobilized the Indigo peasants and fought a pitched battle with the Lachas। और इस तरह उनके बीच सारे उनके बीच फाइट्स हो गए, एंड द जमींदार वर द अनहैप्पी with the increasing of the power of the planters and angry at being forced by the plantings. The Indigo peasant also imagined that the British government would support them in the struggle against the planters, and after the revolt of the 1857 the British government was particularly worried about the possibility of the another popular rebellion, and the riot showed the door to sign of the government sympathy for the plight। और इस तरह इंडिगो को लेकर इनके बीच रिबिलियंस हो गया। दिस इज नोन एज द ब्लू रिबिलियन। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ये चैप्टर फिनिश होता है। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर स्टूडेंट और ऑल्सो बेल आइकन।